are going to discuss a very, very important topic. That is the POSH Act 2013. It stands for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace. So friends, as you all know, there are a lot of women today who are working in corporate jobs, in universities and in other places. तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि लेडीज लोग घर पे ही मोस्टली होते थे एंड बाहर निकलने वाली महिलाएं काफी कम थी, तो प्रॉब्लम्स थोड़े शायद कम थे उस समय. लेकिन अभी जितना ज्यादा विमेन वर्कफोर्स आ रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और बाकी इसमें, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ गए हैं. तो अब ऐसा हो गया कि 2013 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट को एक फर्म स्टैंड लेना पड़ा और उन्होंने फिर ये लॉ के तौर पे इसको लाया है कि पॉश एक्ट 2013. अब ये पॉश एक्ट 2013 इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, और हर जगह पे एक कमेटी बनानी पड़ती है जिससे कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसका कोई शिकायत है उसको अटेंड करने के लिए ये करना पड़ता है. एंड इट इज कंपल्सरी मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो मूविंग अहेड, क्योंकि मेरा कैमरा का प्रॉब्लम अभी भी है, आई हैव पुट माय फोटोग्राफ हियर, दिस इज हाउ आई लुक एंड दीज आर माय कांटेक्ट डिटेल्स. अगर कोई लेना चाहता है, बाद में भी कुछ डिस्कस करना चाहता है तो आप ले सकते हो. मेरा ईमेल आईडी भी है, तो यू कैन कांटेक्ट मी इफ यू वांट. Let us first understand the status of women in our country. ये हमारे कंट्री का ही नहीं, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए ना. हेलो, ये जो स्टेटस ऑफ विमेन है ये सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, पूरे संसार का ही है. यूनिवर्स का प्रॉब्लम है ये. बस इतना ही है कि डिग्री में फर्क है, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं कम प्रॉब्लम है, लेकिन स्टेटस ऑफ वुमेन ऑलमोस्ट सेम है सब जगह पे. हम बहुत बार when we are working in some organization we come across certain very unpleasant experiences, like we have to bear sexually colored jokes, bullying, unwelcome personal observation, criticism. हम लोगों को कई बार ऐसे सेक्सुअल जोक्स का टारगेट बनाया जाता है, एक अनवेलकम पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया जाता है और कुछ ऐसे मजाक किए जाते हैं कि हम बहुत ही ह्यूमिलेटेड एंड इंसल्टेड फील करते हैं. एक्सक्यूज मी, किसी का माइक अभी भी ऑन है, प्लीज म्यूट करिए. हेलो. तो हम लोग को काफी कुछ सहन करना पड़ता है. इनफैक्ट वेरी रिसेंटली इट हैपेंड दैट मैं मॉर्निंग में यहाँ पे हमारे घर के पास में गार्डन है, वहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ. तो मैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए गई और एक जगह पे थोड़ी देर के लिए मैंने, एक बेंच है उस पे मैं बैठी, तो पास में ही देयर वर अ ग्रुप ऑफ मेन जो जोर जोर से मजाक करके हंस रहे थे. और उसमें मुझे समझ में आया कि एक बंदा वो था जो कि नागपुर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उसके लिए वो शायद कॉन्टेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो पूरे नेता के बेस में था वो. और उन लोग आपस में मजाक कर रहे थे और वो पता नहीं कुछ बात निकली, तो ये बंदा बोलता है कि मेरी तो बस एक ही बीवी है, एक और रहती तो अच्छा रहता. और ऐसे बोलकर वो मेरे तरफ देखा. तो मुझे बहुत ही ह्यूमिलेटिंग एंड बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा. और क्योंकि उसका जो कमेंट था वो सुनकर, जैसे उसने बोला तो वो साथ जो खड़े हुए जितने भी जेंट्स थे उन लोग जोर जोर हंसने लगे. तो मेरे लिए उस समय, अब देखिए वो कोई वर्क प्लेस तो है नहीं, पब्लिक प्लेस पे थी मैं, और चूंकि वो ऐसा तो नहीं था कि मेरा नाम लेके बोला वो, तो मैं किसी तरीके से प्रूव भी नहीं कर सकती थी कि कुछ उसने ये किया है. तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय वहां से उठकर चले जाना. तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि कोई ऐसे पब्लिकली ऐसा ह्यूमिलेटिंग कोई चीज किसी लेडी के सामने बोलेगा. तो इट वाज इन अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सेइंग. तो ये बेसिकली विटिसिज्म था, शायद वो अटेंशन अट्रैक्ट करने या इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको लगा होगा कि मैं ज्यादा पॉपुलर बनने के लिए ये सब करूंगा, ऐसा लगा होगा. लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि उसने बहुत गलत किया है. तो उस समय अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता तो मे बी आई कुड हैव टेकन हेल्प ऑफ पॉश एक्ट, बट उस समय क्योंकि मैं एक पब्लिक स्पेस पे थी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई. Many men they take cheap thrill from the plight of women, which is considered harmless and social banter.
अब मजाक मजाक में कई बार औरतों के बारे में बहुत डिग्रेडिंग कुछ कुछ बोला जाता है जो कि हार्मलेस माना जाता है। मतलब ये जो जब मजाक किया जाता है औरतों के बारे में तो उनका उनका कहना ये है कि ये मजाक है, बट ये मजाक नहीं होता है, क्योंकि जिस औरत के बारे में ये मजाक किया जाता है वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती है, बहुत चीप फील करती है। तो ये भी चीज एक हमको सहन करना पड़ता है, शॉविनिस्टिक माइंडसेट एंड जेंडर मिस इंटरप्रिटेशन। तो अभी जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, ये बेसिकली इट्स शॉविनिस्टिक माइंडसेट कि जो पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर जो इलेक्शन पे खड़े हो रहा है उसको पता है उसको वोट की जरूरत है, और उस समय वो अगर ऐसा एक शॉविनिस्टिक कमेंट अगर उसने डाला तो दैट शोज द काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैज। एंड आई एम वेरी, पता नहीं उसका बाद में क्या हुआ, आई डोंट नो, बट आई रियली विश कि वो जरूर इलेक्शन हारना चाहिए। मेरी तो यही इच्छा है, पता नहीं वो क्या हुआ बाद में, मैंने पता भी नहीं किया, but this is what happens. Stereotyping of women in commercial advertisement that suggests how women can be made more attractive by using the correct brand of cosmetic, designer, fashion wear. ये एडवर्टाइजमेंट जो फील्ड है, ये मैं तो कहूँगी बहुत ज्यादा हद तक ये लोग जिम्मेदार हैं, जो हम औरतों को बहुत खराब इस पे दिखाया जाता है। हमेशा ये दिखाया जाता है कि उनको सुंदर बनने के लिए कौन सा कॉस्मेटिक यूज करना चाहिए। कुछ साल पहले आप लोग को शायद याद भी होगा, फेयर एंड लवली करके एक प्रोडक्ट था, एक फेयर एंड लवली क्रीम आता था, और उस क्रीम में एडवर्टाइजमेंट में ऐसे उन लोग दिखाते थे कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे बन जाओ, तभी आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए, शादी जुड़नी चाहिए, तो आप क्रीम लगाओ, सुंदर दिखो, आपको हस्बैंड मिलेगा। फिर जब वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर बवाल मच गया तो गवर्नमेंट ने फेयर एंड लवली को वार्निंग दिया और उनको बोला गया कि आप आपका ये चेंज करो, नहीं तो हम इसको बैन करवा देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि उनका प्रोडक्ट का नाम चेंज किया, यानी उन्होंने फेयर निकाल दिया और उन्होंने कुछ दूसरा नाम रख दिया। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम राइट नाउ, अगर आप लोग को याद होगा तो आप बता सकते हैं। तो दे जस्ट चेंज दैट नेम, दैट इज ऑल दे डिड। पर एडवर्टाइजमेंट बाय एंड लार्ज कुछ उसी टाइप का था। तो कई बार हम देखते हैं कि जो औरतों की सुंदरता उनके कपड़ों पे, कॉस्मेटिक्स पे, ये सब चीजों पे लिया जाता है। मतलब हम ये मानते नहीं है कि औरतों में कुछ और भी गुण हो सकते हैं। हम एक औरत का जजमेंट इसलिए करते हैं कि वो सुंदर है, गोरी है, कपड़े अच्छे पहनती है, फैशनेबल है, मॉडल जैसे दिखती है, फिल्म स्टार जैसे दिखती है। हमारा जो परसेप्शन है औरतों के बारे में कुछ बहुत हद तक ये हमारे दिमाग में है, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो आजकल तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप ऐसे चीजें नहीं दिखा सकते जिससे कि वुमेन का जो स्टेटस है वो नीचा चले जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्टली इसको किया है। आगे बढ़ते हुए, मेल स्टीरियोटाइप फोकस ऑन मैस्कुलिनिटी, माशो बिहेवियर विद सार्डोनिक एग्रेसिव एक्सप्रेशन। अब जो मेल स्पीशीज हैं इनको लगता है कि इनका बर्थ राइट है अपना मैस्कुलिनिटी दिखाना, माचो बिहेवियर दिखाना, ये सब चीजें दिखाना उनको लगता है कि हमारा ये बर्थ राइट है, और काफी वो एग्रेसिवली उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, कई जेंट्स करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये चीज भी काफी बदल रहा है समाज में, और आज काफी सारे जेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है, जो काफी लेडीज को रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन बेसिकली ये हम लोग ने देखा है कि हम लोग जब जैसे कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं, ऐसे किसी इसमें जाते हैं, तो ये हमको कई बार एक्सपीरियंस होता है। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। For example, the word rape is jokingly used, which actually is a physically and mentally traumatic happening for any individual. अब बताइए, रेप जैसे वर्ड का मजाक किया जाता है, जो किसी व्यक्ति जिसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है उसके लिए कितना वो ट्रॉमेटिक रहता है, लेकिन उसको भी मजाक में लिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग से कोई बंदा जब निकल के आता है तो बोलता है, अरे यार क्या बताऊं, आज तो बॉस ने मेरा तो पूरा रेप कर दिया। आज तो मतलब बेसिकली वो क्या बताना चाहता है कि उसको पूरा उसने बॉस ने उसकी खटिया खड़ी कर दी, तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, रेप। अरे बॉस ने तो आज मुझे रेप ही कर दिया, मेरी तो पूरी हालत खराब हो गई। तो ये मजाक के तौर पे बोला जाता है, क्योंकि कितनी बड़ी चीज है, जो कितना किसी जो व्यक्ति उसको महसूस करता है उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है वो। तो इस तरीके का बातें होती है। द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये हमने कभी महिलाओं को व्यूज एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज दबा दिया जाता है, और उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो उसको बुझेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। Women should be seen, they should not be heard। ये बेसिक जो कंसेप्ट है ये हमारे यहाँ बहुत चलता है। More domination has reduced women to being sex object and inferior dependent beings।
तो मेल डोमिनेशन इतना ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, और वो उनके बराबर नहीं है, एक स्टेप नीचे है, इंफीरियर है, ऐसा माना जाता है। Women get featured in pornography, face domestic violence, and they cannot even decide if they can go for abortion. कई बार औरतों को पोर्नोग्राफी में लिया जाता है, कई बार तो उनको पता भी नहीं रहता है कि उनके फोटोज लेकर ऐसे पोर्नोग्राफी बनाया गया है करके। कुछ तो खैर विलिंगली भी करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कई बार फेस करना पड़ता है उनको, और वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि अगर उनका अनवांटेड कोई प्रेगनेंसी है तो उसका अबॉर्शन करें। बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पाती है क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलता है। मतलब आप बताइए, आपके खुद के शरीर में क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको दूसरों का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये तो आज वेस्टर्न कंट्री में भी आप लोग को आश्चर्य होगा सुनकर कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है कि वो लोग ऐसे अबॉर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे चर्च जो है वो डिसाइड करता है। मतलब चर्च उसका खिलाफ है कि किसी भी इसका वुमेन का अबॉर्शन करने के खिलाफ है। तो वहां पे बहुत सारे देशों में ये प्रॉब्लम है कि औरतें अपने आप डिसाइड नहीं कर पाती अगर उनको अबॉर्शन करना है तो ये हमारे जो समाज का जो स्टेटस, हमारी जो समाज में महिलाओं का स्टेटस है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके के हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत सेंसिटिव एक वीडियो है। बचपन से ही पीपल लीडर बनने की ट्रेनिंग मिलती है। उन्हें सिर्फ एक ही लेसन सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, प्लीज करो और सबको खुश रखो। गुड डॉटर, गुड वाइफ, गुड मदर बनने के चक्कर में अपनी खुशी हमेशा लास्ट प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए जब अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है, और जब साइलेंस या डिसअप्रूवल मिलता है तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वुमेन ज्यादा इमोशनल होती है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शन से मेजर करना सिखाया जाता है। लेकिन सच ये है कि लोगों के एक्शंस उनके स्ट्रेस के लिमिटेशंस का रिजल्ट होते हैं, आपकी वैल्यू का नहीं। जब तक आपकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल होगी तब तक आप हमेशा अप्रूवल के लिए वेट करते रहेंगे। तो देखिए, ये वीडियो से बहुत हद तक हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इनको बहुत माइंड इनका ऐसा कंडीशन कर दिया गया है कि दूसरों का अप्रूवल हर चीज के लिए लो, आपको हमेशा अच्छा बनना है। आप एक अच्छी कलीग बनो, एक अच्छी वाइफ बनो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बहन बनो, मतलब हर जगह अच्छे का टैग लगा दिया जाता है। और जो औरत उसके अगेंस्ट जाती है उसको बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग जो बचपन से यही चीज से हम कंडीशन हो जाते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तभी भी हमको दूसरों का वैलिडेशन चाहिए रहता है, हमको दूसरों का अप्रूवल चाहिए रहता है अपने आप को अच्छा बताने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। तो ये चीज क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा जो हैरेसमेंट सेक्सुअली भी होता है उसके लिए भी बहुत बार ये होता है कि हम महिलाएं हम समझ नहीं पाती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम समझते हैं कि हमारी गलती है ये। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारी ये गलती है, क्योंकि हमको बचपन से वैसे ही सिखाया गया है और हम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में है, हमारे समाज में है। वुमेन्स डिग्निटी एंड सेफ्टी इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब ये महिलाओं का जो डिग्निटी एंड सेफ्टी है जो वर्क प्लेस पे जो होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। In 2022, India saw more than 2 cases of sexual violence every hour, every day. The 2024 Kolkata doctors' murder and abuse in the Malayalam film industry highlight pervasive risk for women workforce. While the formal sector protection often fails, over 90% of the women in the informal economy faces even greater danger with weak enforcement of law like the POSH Act. मतलब इसमें देखिए साफ पता चलता है कि किसी भी लेवल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है वर्क प्लेस पे। कोलकाता में आपको याद होगा 2024 में आरजी कार मेमोरियल हॉस्पिटल में एक इंटर्नशिप करने वाली एक डॉक्टर का मर्डर हुआ था, जिससे बहुत वहां पे बवाल मच गया था। लेकिन बवाल मच के कोई फायदा नहीं है, जिसका जान जाना था वो तो चला ही गया और उसका रेप करके उसका मर्डर किया गया। वैसे ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे अब्यूजर्स हुए हैं। एक बहुत फेमस वहाँ का सुपरस्टार दिलीप करके है, जो रिसेंटली कोर्ट ने उसको एक्विट किया है। उन्होंने अपने कोई कलीग्स के साथ वगैरह उन्होंने बहुत अब्यूजिव बिहेवियर किया था। तो ये सब चीजें मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, फॉर्मल सेक्टर में भी कई बार होता है, अक्सर होता है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे कि महिलाएं बहुत लो लेवल का काम करती हैं, जैसे कि झाड़ू लगाने वाले हैं या फिर ऐसी जो मट्टी उट्टी के काम करते हैं,
इन सब लोगों को तो बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, इनको कुछ पता भी नहीं है, और ये प्रॉब्लम फेस करके बेचारी चुप रह जाती है, क्योंकि कुछ बोलने गए तो नौकरी चली जाएगी। तो और क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये पॉश एक्ट 2013 में जो आया है, ये भी बहुत अच्छे स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि महिलाएं कहीं भी बची नहीं है, हर जगह पे हमारा अब्यूज हुआ है, मर्डर हुए, रेप हुआ, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ, बहुत टाइप के हैरेसमेंट हमारे साथ हुए हैं, और नहीं हम कुछ कर पाए। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब आप देखिए, इसमें बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट जो टॉप 30 कंपनीज है इंडिया में, 6% बढ़ गया है। तो 6% अगर बढ़ गया है तो इसका रीजन ये है कि आजकल मतलब केसेस तो पहले से ही हो रहे हैं। अब इसमें एक अच्छी बात ये हो गई है कि पॉश एक्ट आने के बाद इन महिलाओं को एटलीस्ट अपनी आवाज उठाने की हिम्मत आ गई। तो हम ये जो 6% बढ़ा है, ये पढ़कर हम ये चीज सोचकर हम खुश होते हैं कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की हिम्मत तो आई, उन्होंने बोलना तो शुरू किया। और आप देखिए ये जो कंपनियों के नाम लिखे हैं, TCS, ICICI बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, HCL टेक, आप बताइए पूरे टॉप कंपनीज है अपने देश की, यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हुए हैं, सोचिए आप, और वो भी हर साल बढ़ता जा रहा है। और आप इधर साइड में अगर आप देखेंगे, इंटरेस्टिंगली बैंक्स 34% एंड IT कंपनीज 31.5% made up almost 2/3 or 627 complaints of total Sensex complaints in FY25। तो आप सोचिए, बैंक में होता है, IT कंपनीज में होता है, आई एम श्योर यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग फेस किए होंगे, कोई कुछ ना कोई लोग तो किए ही होंगे फेस। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे बचा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये नहीं है, ये हमारा जो इंसान का जो थिंकिंग है, इंसान का जो बिहेवियर है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। Now let us understand what is the POSH Act of 2013. The Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, or the POSH Act, is a legal mechanism for dealing with complaints related to sexual harassment of women at the workplace. Men can also report if they face sexual harassment at the workplace. तो हम ये महिलाओं का कानून समझते हैं, लेकिन ये जेंट्स को भी कभी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो भी उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग इस सोच में रहते हैं कि नहीं ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इवन जेंट्स भी इसका मदद ले सकते हैं अगर उन्होंने कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर फेस किया होगा तो। What does the POSH Act deals with? Incident involving sexual harassment of women, right from the formation of the internal complaint committee, conducting an inquiry and awarding of punishment. तो ये पॉश एक्ट के अंदर जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तब से लेकर जब वो वुमेन कंप्लेंट करती है तब से उनका कमिटी फॉर्मेशन होता है, इंक्वायरी होता है और पनिशमेंट अवार्ड होता है, ये पूरी चीजें ये पॉश एक्ट के अंडर में उन्होंने दिया हुआ है। POSH Act 2013. POSH Act in its preamble draws attention to the Convention of Elimination of all forms of discrimination against women as specified in Article 14, 15, 19 and 21 of our Constitution. तो ये POSH Act जो है बेसिकली इसका जो बेस है वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन या किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लीटली एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य है। The POSH Act came into being after the Bhavri Devi versus State of Rajasthan PIL in the Supreme Court in 1992, after which the Supreme Court laid down the Vishakha Guidelines in 1997. अब यहाँ पे भवरी देवी का स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। भवरी देवी एक महिला राजस्थान में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में वो काम कर रही थी वहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, राजस्थान में काफी चाइल्ड मैरिजेस होते थे, अब भी कुछ कुछ होते ही हैं। तो उस समय जब ये चाइल्ड मैरिज के बारे में भवरी देवी को पता चला कि 2 छोटे छोटे अंडर एज बच्चे जो कि शादी के एज के नहीं हुए थे, ऐसे बच्चों की शादी हो रही है, तो भवरी देवी ने जाकर प्रोटेस्ट किया। अब चूंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ से प्रोटेस्ट कर रही थी, अपने इंडिविजुअल से नहीं कर रही थी, वो गवर्नमेंट का नाम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में काम कर रही थी वो, इसीलिए गवर्नमेंट के बिहाफ में उसने जाके बोला कि आपको ये हम नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज इलीगल कि आप अंडर एज बच्चों की शादी कर रहे हो।
तो वो जो बच्चों के पेरेंट्स और रिश्तेदार थे वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत पावरफुल लोग थे। उन्होंने भंवरी देवी को उस समय लड़ झगड़ के वहां से भगा दिया। लेकिन भंवरी देवी चुप नहीं बैठी, वो बोली कि नहीं, मैं तो इस पे एक्शन लूंगी, क्योंकि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है एंड कानून के नजर में एकदम गलत है और मैं ये नहीं होने दूँ। तो ये जो परिवार वाले जो थे बच्चों के, उन लोग इतने पावरफुल थे कि उन्होंने भंवरी देवी से बदला लेने के लिए उसका गैंगरेप किया। तो गैंगरेप करने के बाद भंवरी देवी का तो एकदम पूरा दुनिया ही उजड़ गया, लेकिन वो उसमें हिम्मत नहीं हारी। तो उसने क्या किया, भंवरी देवी ने जब थोड़ी वो रिकवर हुई तब उसने इस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। तो इस जो 1992 में ये जो केस हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक विशाखा गाइडलाइंस 1997 में, जब इन्होंने पूरा केस स्टडी किया, पूरा सब कुछ समझा, उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस डाला 1997 में, विशाखा गाइडलाइंस, जो कि ये पॉश एक्ट का बेस बना। इसके पहले कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्ट नहीं था जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता था। तो ये विशाखा गाइडलाइंस जब 1997 में आया तब ये क्लियर हुआ कि अगर कोई महिला को काम करते समय, अब देखिए ये एक्चुअली वर्क प्लेस का काम नहीं था, वो तो बाहर जाकर की, लेकिन उसके वर्क से संबंधित था वो, क्योंकि वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में काम कर रही थी, तो डेफिनेटली वो काम के उसके ही था, पार्ट ऑफ द वर्क ही था वो, इवन दो वो वर्क प्लेस के अंदर नहीं हुआ, लेकिन उसने ये PIL में उसने बहुत स्ट्रांगली ये चीज किया कि वो वर्क प्लेस का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो वर्क प्लेस के बिहाफ में वहां गई थी। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने बहुत सोच विचार करके विशाखा गाइडलाइंस 1997 में निकाला, जिसके बेस पे ये पॉश एक्ट 2013 का निर्माण हुआ। नाउ व्हाट इज दिस विशाखा गाइडलाइंस? तो विशाखा गाइडलाइंस में कुछ बहुत अच्छे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि वर्क स्पेस शुड हैव कंप्लेंट कमिटी एंड अ काउंसलर। अभी एक कमिटी, कंप्लेंट कमिटी, जहाँ की महिलाएं हिम्मत से जाके अपना कमिटी दे सकती है, अपना कंप्लेंट दे सकती हैं, ऐसे एक कमिटी का फॉर्म करना कंपलसरी कर दिया गया। एंड एक काउंसलर, काउंसलर क्यों? क्योंकि वो एक तो महिला से समझे हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इशू, सच में वो पॉश एक्ट के अंडर आने लायक कुछ हुआ है क्या, या वो महिला को ऐसा लगा कि कुछ हुआ है कि एक्चुअली हुआ है। तो ये सब चीज के लिए काउंसलर अपॉइंट करना जरूरी हो गया था। और ये काउंसलर का ये भी काम था कि ये महिला को अगर कंप्लेंट करना और अगर वो डर रही है तो उसको कैसे हिम्मत जुटाना और कैसे उसको डायरेक्शन देना कि आपको पॉश एक्ट के अंडर में कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कमिटी मस्ट बी हेडेड बाय अ वुमन। अब ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि कमिटी की जो हेड एक महिला होनी चाहिए, ताकि वो महिला का जो प्रॉब्लम है वो समझ पाए ठीक से, क्योंकि हो सकता है कि कोई जेंट्स को अगर कमिटी का हेड बनाए तो वो हो सकता है बायस्ड हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है। इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने इसको अमेंड भी किया है, और अभी ऐसा है कि जो पॉश एक्ट में जो कमिटी बनता है उसमें से उनको आउटसाइड से भी लेडीज को लेना पड़ता है, यानी इंटरनल जो उनकी कमिटी बनती है वो तो ठीक है, लेकिन आउटसाइडर को भी लेना पड़ता है ताकि एक अनबायस्ड जजमेंट उसमें हो सके। मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम। अब ये जो विक्टिम है, ये जब जाके कंप्लेंट करती है तब क्या होता है कि वो सब सार्वजनिक हो जाता है और उसका उल्टा और मजाक उड़ाया जाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये किया कि ये जो कुछ भी इसमें होगा ये कंप्लीटली इन कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। वुमेन आर नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड इन एनी फॉर्म एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब पॉश एक्ट में ये भी क्लियर किया गया कि किसी महिला ने किसी जेंट्स के अगेंस्ट में पॉश एक्ट के अंडर में कंप्लेंट अगर किया है तो जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तब तक इनको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई अगर वो काम कर रही है वहां पे कंप्लेंट दिया है और कंप्लेंट का रिजल्ट नहीं आया, पता चला उसको हरास कर रहे हैं, और भी वो नहीं होना चाहिए करके उन्होंने ये डाला है। कंप्लेंट प्रोसीजर शुड बी टाइम बाउंड। अब ये टाइम बाउंड जजमेंट आना ये भी बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे कोर्ट में कोई केस डाले, खासकर सिविल कोर्ट में, तो सालों साल चलता रहता है। तो इसीलिए विशाखा गाइडलाइंस में ये बहुत क्लियर कर दिया गया कि इट हैज टू बी ए टाइम बाउंड प्रोसीजर, कि एक विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रांगली विशाखा गाइडलाइंस ने इन सब चीजों को ये किया। और ये मैं आपको खाली जो मेन प्रोविजन है यही मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ा गाइडलाइन है ये। तो ये मेन प्रोविजन इसमें ऐसे हैं। अभी पॉश एक्ट के अंडर में सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है,
इसका बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है, ताकि लोगों, जो भी महिला, जो पीड़ित महिला है, उसको क्लियरली समझ में आए कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में है कि नहीं है। तो सबसे पहला है फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस। अगर कोई फिजिकली आपको तंग करता है या जबरदस्ती का एडवांस करता है जो आपको पसंद नहीं है, आपका कंसेंट नहीं है, तो ये जो नॉन कंसेंशुअल जो एडवांस है या फिजिकल कांटेक्ट है, इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। अब देखिए, कई बार जब हम कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो अक्सर महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं कि जब उनको कुछ फेवर चाहिए रहता है अपने बॉस से, फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफर चाहिए कहीं पे, सपोज आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और आपको कहीं पे ट्रांसफर चाहिए किसी रीजन से, या फिर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, घर में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से कि आपको कुछ टाइम का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब कोई भी टाइप का फेवर आपको चाहिए और आपका बॉस उस चीज का फायदा उठाते हुए आपसे सेक्सुअल फेवर अगर मांगता है, कई बार इवन प्रमोशंस के लिए बहुत बार होता है कि आपको प्रमोशन का एलिजिबल है आप, और आपको पता चलता है कि सामने वाले का कुछ खास उनके डिमांड है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलने वाला है, पता चला आपके कोई सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो। तो ये सारी चीजें, ऐसा कोई डिमांड अगर है सेक्सुअल फेवर का, तो ये डेफिनेटली इट कम्स अंडर द पॉश एक्ट। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आपके बॉडी के ऊपर कमेंट करे, आपके चेहरे के ऊपर कमेंट करे, आपके कपड़ों के ऊपर कमेंट करे, कोई भी चीज टाइप का अगर ऐसा कोई कमेंट करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो डेफिनेटली इट विल कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट। फोर्थ है शोइंग पोर्नोग्राफी। कई बार क्या होता है कि हम किसी जेंट से दोस्त समझ के, कलीग समझ के, अपने नजदीक वाला समझ के हम एक क्लोज हो जाते हैं उनसे, कई बार वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं दोस्ती को। अब वो दोस्ती से कुछ ज्यादा उनको लगने लगता है कि अरे ये तो मेरे से इतनी क्लोज है, इसका मतलब है कि इसको तो मेरे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो आपको हो सकता है कि वो सेक्सुअली इंस्टिगेट करने के लिए, हो सकता है आपको पोर्नोग्राफी ऐसा दिखाए। इन केस ऐसा कोई अगर करता है तो डेफिनेटली ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इसके अलावा भी किसी भी तरीके का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट जो कि आपको खुद को अंदर से लग रहा है कि सही नहीं है, गलत है, जिससे आपको कुछ ऐसा घिन टाइप लग रहा है अपने आप से, ऐसा अगर कुछ फीलिंग अगर आपको आता है, आपको बहुत नाराजगी हो रही है, तो डेफिनेटली आप ये सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ के इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, जिससे कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। Understanding the problem of sexual harassment in the workplace. Economic insecurity, particularly precarious and low-wage employment, makes worker more vulnerable to harassment and abuse. अब ये जो लोली पेड जो वर्कर्स हैं, जिनको कि हमेशा नौकरी जाने का डर रहता है, ये लोगों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो मालिक है, बॉस है, जो भी है, उसको पता रहता है कि ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, इसको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लॉइट भी करूंगा तो ये रिटेलिएट नहीं करेगी, मजबूर है, गरीब है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे महिलाओं का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि मजबूरी में उनको करना पड़ता है काम, तो ऐसे लोगों को सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और उसके लिए अब्यूज और हैरेसमेंट इनको सहन करना पड़ता है। अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एट वर्क प्लेस का थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल है बट स्लैपिंग, ऑगलिंग, मेकिंग सेक्सुअल कमेंट और सेक्सुअल जेस्चर्स। आपको फिजिकली अगर किसी ने आपको आपके बैक साइड पे किसी ने मारा, आपको ऑगल कर रहा है, मतलब बहुत गंदी नजर से देख रहा है, कुछ सेक्सुअल कमेंट कर रहा है, सेक्सुअल जेस्चर्स कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। स्प्रेडिंग सेक्सुअल रूमर्स अबाउट एन एम्प्लॉय। अब कुछ कुछ लोगों का इतना गंदा दिमाग रहता है कि वो किसी और एम्प्लॉय, कोई लेडी एम्प्लॉय के बारे में, उसका कोई भी इसके बारे में सेक्सुअल कोई रूमर फैलाए कि वो ऐसी है, वो तो वैसी है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। लीविंग सेक्सुअल, रोमांटिक और अनवांटेड गिफ्ट्स। आपको नहीं चाहिए लेकिन जबरदस्ती में आपको कोई लाकर वो एक सेक्सुअल एंगल वाला एक कोई गिफ्ट ला के देता है जो कि रोमांटिक होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। रिपीटिंग हग्स और सच अनवांटेड टचिंग। अब आपको कोई गले लगाए जबरदस्ती या जबरदस्ती से आपको टच करे, तो ये भी बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग रहता है और बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये। मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे 8th स्टैंडर्ड में एक हमारे मैथ्स के सर थे,
तो हमको तो मैथ से इतना डर लगता था, सभी लोग को, स्टूडेंट्स को, कुछ नहीं बहुत ब्रिलियंट को छोड़ के सभी डरते थे मैथ से। अब ये सर का पढ़ाना भी ऐसा था कि बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आता था, तो कई बार उनसे डाउट पूछने जाना पड़ता था। तो हमारी क्लास की लड़कियां मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि जब भी सर से डाउट पूछने जाओ ना, एक तो बड़े स्ट्रिक्ट थे पहले, और जब डाउट पूछने उनसे अलग से जाओ, जैसे कि वो अपने स्टाफ रूम में बैठे हैं या उनसे कभी अलग से जाके पूछो, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ लेते हैं, एंड वो पकड़ के ऐसे गलत जगह पे टच करने की कोशिश करते। अब होता क्या है, मैथ्स तो सब्जेक्ट ऐसा, फिर डर लगता है इनको नाराज करे तो फेल ना कर दे। तो ये सब सोच के कितनी सारी लड़कियों ने उनका अनवांटेड टच को उन्होंने झेला। और उस जमाने में तो ऐसा कोई था ही नहीं स्कोप कि कोई घर में भी आके बताए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है स्कूल में। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत जगह पे होते हैं जहाँ पे मजबूरी में हम कुछ नहीं कर पाते। ये तो खैर स्कूल की बात है, डेफिनेटली वो लड़कियां बहुत छोटे हैं, इसके लिए तो नहीं कुछ करो ये कर पाए होंगे, बट वर्क प्लेस में भी ये होता है, तो आप डेफिनेटली इसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्कसिंग एन एम्प्लॉय सेक्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ अनदर। आप बताइए, किसी का पर्सनल लाइफ आप किसी के सामने डिस्कस कर रहे हो, वो भी बहुत गंदे तरीके से, तो डेफिनेटली दैट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अभी नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अब इधर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये पूरा सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट है। मेकिंग ऑफेंसिव जेस्चर्स, अब ये भी कोई गलत आपके सामने एक्शन कर रहा है तो गलत बात है, ये तो ये भी हैरेसमेंट ही है। नेगेटिवली टॉकिंग अबाउट समवन्स रेस, एथनिसिटी और रिलीजन, आपके कम्युनिटी के बारे में, आपके धर्म के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई गलत कुछ बोले, कोई नेगेटिवली बोले, तो डेफिनेटली ये भी एक टाइप का हैरेसमेंट है। वेयरिंग क्लोथ्स दैट ऑफेंड अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, अब आप कुछ ऐसे कपड़े पहनोगे जो वो पर्टिकुलर वहां का जो कानून चलता है उसके अगेंस्ट में अगर हो, तो ये भी एक टाइप का एक सॉर्ट ऑफ मेंटल हैरेसमेंट है। रिडिक्यूलिंग समवन एंड शेयरिंग इन अप्रोप्रिएट जोक, किसी का मजाक उड़ाना और कुछ गंदे जोक्स शेयर करना, ये भी हैरेसमेंट है। पासिंग कमेंट्स ऑन एन एम्प्लॉय स्किन कलर और एथनिक ट्रेट्स, आप किसी का स्किन कलर और किसी के एथनिक ट्रेट्स के ऊपर भी अगर आप कमेंट करोगे तो ये भी नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आप लोग को, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ महीने पहले जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, और जब इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश कुमार जी जब वहाँ के सीएम बन गए थे, तो एक बार उन्होंने एक छोटी सी एक मुस्लिम लड़की का, उन्होंने उसका जो हिजाब है वो उठा दिया था उनके चेहरे से। मतलब हो सकता है वो ऐसा कोई खराब इंटेंशन नहीं रहा होगा, पर वो इतना राजनीति में इतना बवाल मच गया था, उसके बारे में इतना हल्ला हो गया था कि उनको सॉरी बोलो, ये वो सब करके बहुत ज्यादा सा, वो शायद वो मेडिकल इसमें पढ़ने वाली लड़की थी वो, और उसका उन्होंने वो जो बुर्का पहनी थी वो उसको चेहरे के ऊपर से निकाल दिया था उन्होंने। तो ऐसे जो चीजें करते हैं ये भी दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ऑफकोर्स नीतीश कुमार जी के केस में दैट वाज नॉट वर्क प्लेस, बट जो भी उन्होंने किया दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, तो उसके बारे में भी काफी चर्चा हो रहा था सोशल मीडिया में। अब एक इंटरेस्टिंग, ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। Men would always admire a woman with opinion, but men would find it very difficult to kind of cope up with a woman with opinion. That was always expected कि तुम मतलब yes, if you're a woman, so you would have to be following the or obeying a man. Your mental state has been completely hijacked with your very strong one sexual desire. आपको उसके अलावा कुछ और नहीं समझ आता। Suddenly सामने से आया, can you send a naked picture? Normal, guy and a girl, they'll be kind of chit-chatting on the social media, and suddenly उस chat के दौरान that female's video would start undressing. She being absolutely naked. काफी गारंट है कि वो जो हमें अनसेफ लोग बाहर फील होते हैं बियॉन्ड आवर वर्क प्लेसेस या बियॉन्ड आवर होम्स, वो हमारे घर का और हमारी वर्क प्लेस का हिस्सा नहीं। ना अब्यूजर का कोई जेंडर होता है, ना ही विक्टिम का कोई जेंडर होता है। तो ये वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं इसका यही एक सार है कि जो लेडीज है, जिन लोग स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड है, उनको जेंट्स लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि जो वुमेन को हिम्मत है, करेज है, जो बोल सकती है अपना जो भी चीज है, जो भी अपने माइंड में फील करती है वो बोल सकती है, उनको बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया जाता है। और इसमें ये भी होता है कि कुछ बार ऐसा होता है, खासकर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब किसी आदमी के साथ जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तो हो सकता है हमारे मन में प्योर फ्रेंडशिप की फीलिंग होगी,
लेकिन सामने वाला उसको गलत तरीके से देखता है और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो बोलेगा कि भाई आपके नेकेड फोटोज भेजो या कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपको आपके साथ शेयर करेगा, ये करेगा। तो उससे क्या होता है कि वो एक सेक्सुअल एडवांस जो करते हैं वो बहुत गलत होता है। और ऐसा कोई महिला को अगर एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली वो सेक्सुअल हैरासमेंट है और उसके अगेंस्ट में उसने आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए यहाँ आज जो मेरे जुड़ी हुई जितनी मेरी जो फ्रेंड्स है, महिलाएं जितनी भी है इस सेशन में, मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि ये पॉश एक्ट 2013 का डेफिनेटली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठा सकती है। आपने देखा है कि बड़े बड़े कंपनीज में भी औरतें आवाज उठा रही है, लेकिन कभी कभी इसका गलत प्रयोग भी होता है कि महिलाएं किसी से बदला लेने के लिए, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए, कभी किसी के साथ कुछ गलत करने के लिए कुछ ऐसे हैरासमेंट वाला जो एंगल है उसको देकर पॉश एक्ट का फायदा उठाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मैं तो सारी महिलाओं से यही बोलूंगी कि ऐसा गलत काम बिल्कुल मत करो, इतना नीचे लेवल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर जेन्युइनली अगर आप सफर कर रहे हो, कोई जेन्युइनली आपको सेक्सुअली हरास कर रहा है, डेफिनेटली पॉश एक्ट है आपके लिए, उसके तहत पे आप कंप्लेंट करो, लेकिन बेकार का कंप्लेंट मत करो जस्ट बिकॉज आप सामने वाले को पसंद नहीं करते हो, आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, आप उसको इंसल्ट करना चाहते हो, तो आप ये एक बिलो द बेल्ट एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज डोंट डू इट। अब हम देखते हैं कि व्हाट डजंट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। अभी फॉलोइंग अप ऑन वर्क एब्सेंस। अब कोई महिला अगर मानो छुट्टी ली है और कुछ ज्यादा ही छुट्टी ले रही है, तो हो सकता है कि भाई आपके ऑफिस में आपका बॉस कॉल करे आपको और पूछे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रही हो, क्यों एब्सेंट क्यों रह रही हो इतना। अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, इसको आप सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एंगल मत दो। ये मत दो बोलो कह रहे हो मेरे को बहुत मिस कर रहा है वर्क प्लेस पे, इसीलिए मेरे को फोन करके पूछ रहा है कि क्यों नहीं आ रही। नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि वो काम के लिए बोल रहे होंगे। तो आपको ये गलतफहमी मन से निकालना है कि हर आदमी जो आपसे बात कर रहा है या बोल रहा है वो सेक्सुअली आपको हैरेस कर रहा है। प्लीज ऐसा मत सोचो आप। हो सकता है जेन्युइनली उनको कुछ काम, आपके एब्सेंस से कुछ काम रुक रहा है, इसलिए उन्होंने फोन किया आपको पूछने के लिए, तो उसको गलत मत लो आप। रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस टू जॉब स्टैंडर्ड्स। अब आपका जो जॉब का जो स्टैंडर्ड है उसके लेवल तक अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है और आपको वो कोई पॉइंट आउट करके बता रहा है, चाहे वो आपका बॉस हो चाहे आपकी कोई कलीग हो, इसका मतलब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। अगर आपका स्टैंडर्ड जॉब से कम है तो अगर उसने अगर बोला तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको नाराजगी हो गई कि मेरी कमी कैसे निकाल रहा है ये, और आपने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया, ये गलत है। ये बिल्कुल आपने नहीं करना है। आपकी डिग्निटी आपको मेंटेन करना है। आपको समझना है कि आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कम हो गया है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है, और आपको अपने आप को सुधारना है। हाँ, सुधारने के बाद भी अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो फिर आप देख सकते हो कि किसकी वो हैरेसमेंट है कि क्या है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब आप जब कुछ काम कर रहे हो तो आपको कोई अगर फीडबैक दे रहा है और अगर आप सपोज वो आपका बॉस है, तो आपको उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये जानबूझ के मेरे को फीडबैक देके मेरे को बेइज्जत कर रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है, तो ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। नहीं, हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए किया होगा, आपको जस्ट बताया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद रियलाइज नहीं करते कि हमारी कमी कहाँ पे। तो हो सकता है कि आपका बॉस ने इसलिए आपको बताया होगा। तो यू हैव टू टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, नॉट एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। वर्किंग कंडीशंस। अभी आपका जो वर्किंग कंडीशंस है, सपोज वो बहुत ही वो अप्रोप्रिएट नहीं है आपके लिए, it doesn't mean it is a sexual harassment. Everyone is experiencing that in that organization. So it can be, yes, discomfort है वो, लेकिन sexual harassment नहीं। Normal exercise of management rights. अब मैनेजमेंट ने अगर मान लीजिए नॉर्मल कोर्स पे अगर मान लीजिए आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, या एक प्रेमाइसेस से दूसरे जगह पे कोई उनका ही ब्रांच कोई दूसरे ऑफिस वहां पे कर दिया आपका, इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आपको क्लियर देयर हैज टू बी क्लियर डिमार्केशन कि व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड व्हाट इज नॉट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक स्टेप्स। और इसको आप अपना हथियार मत बनाओ कि मेरे को जब जरूरत है तो आप किसी को डराओ मत कि भाई मेरे पास ऐसा एक हथियार है कि मैं आपके अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा सकती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज, बहुत सारी महिलाएं करती हैं, जो कि बहुत गलत है। Applicability covers all women employee, clients, students, interns, enacted in 2013 after the Vishaka guidelines, include both formal and informal sectors. तो ये सारे औरतों को कवर करता है, क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को,
और फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ये दोनों को कवर करता है, ताकि सारी महिलाएं जो है, इन लोगों को जहां इनका वर्क प्लेस में जो डिग्निटी और रेस्पेक्ट है, इस पे कुछ भी अगर आँच आता है तो वो पॉश एक्ट का वो मदद ले सकते हैं। इमोशनल सेफ्टी इज वर्क प्लेस सेफ्टी। A truly safe workplace goes beyond physical safety. It is a space free from fear, intimidation, and emotional distress, where every voice feels heard and every person feels valued. तो एक अच्छा वर्क प्लेस आप किसको बोलोगे? जहाँ पे सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं, आपको माइंड भी, आपके माइंड में भी डर नहीं हो, आप इंटिमिडेटेड नहीं हो, आप इमोशनली तकलीफ में नहीं हो, ऐसे जगह को हमें अच्छा वर्क प्लेस बोल सकते हैं। आपको पता है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है, ये लोग हर साल ना एक द बेस्ट वर्क प्लेस टू वर्क फॉर करके एक लिस्ट निकालते हैं, और उसमें करीब 20 कंपनीज का उन लोग लिस्ट देते हैं, और उसमें उन लोग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर निकालते हैं। तो उसमें हमको पता चलता है कि कौन सा कंपनी टॉप में है, कौन सा नीचे गया क्या। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें वो लोग जज करते हैं, और उस पैरामीटर्स में ये भी सब आता है कि भाई वहाँ के एम्प्लॉयज का फिजिकल सेफ्टी कितना है, क्या उन लोग डर से काम करते हैं वहाँ पे, उनका इंटिमिडेशन हो रहा है क्या, इमोशनली वो लोग तकलीफ में है क्या, उन लोग को रेस्पेक्ट मिल रहा है क्या वहाँ। तो ये सब बेसिस पे वो रैंकिंग करते हैं कंपनीज का। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि कंपनी का ओवरऑल जो हेल्थ है वो हमको पता चलता है। Take in with care. Notice when someone seems withdrawn, anxious, or unusually quiet. A simple "Are you okay?" can make a big difference. Lead with empathy. अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ही के साथ कुछ हुआ है, हो सकता है कि किसी दूसरी महिला के साथ हुआ है और वो बेचारी बोल नहीं पा रही है, और वो बोल नहीं पा रही है लेकिन बहुत परेशान है। तो आपको उसको जाके पूछना है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे शांत हो, क्यों ऐसे चुपचाप बैठी हो, क्यों ऐसे परेशान बैठी हो। और अगर उनको ऐसे आपको महसूस होता है कि उस महिला को कुछ प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उनके साथ, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि पॉश एक्ट है जिसके तहत पे कंप्लेन किया जाता है और उसका आपको रेमेडी मिलेगा। तो ये भी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो खुद को अगर हुआ तो भी आप कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और आपको लगता है कि आपके साथ काम करने वाले किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हैं। 5 key steps for compliance to sexual harassment of women at workplace act 2013। अब ये 5 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट एन एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी। सारे कंपनीज को ये करना कंपलसरी है गवर्नमेंट के साइड से कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बनाना है। उसमें क्लियरली स्पेल आउट करना है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या है, कौन से एक्शंस को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा, और उसका कंप्लीट एक पॉलिसी बना के, एक बुकलेट बना के रखना कंपलसरी है। कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमिटी एंड गिव देम द नेसेसरी ट्रेनिंग टू फंक्शन एफिशिएंटली। तो इसमें एक इंटरनल कमिटी बनाना है जिसमें आप चाहे तो बाहर के लोग को, 1-2 लोग को ले सकते हो अनबायस्ड डिसीजन के लिए, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करके उनको प्रॉपरली फंक्शन करने का उनको बनाना है उनको। एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड असिस्टेंस। अब आपने इंटरनल कमिटी भी है आपके पास पॉलिसी भी है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, पर आपको अगर एम्प्लॉयज का को पता नहीं है आपकी कंपनी में ऐसा कुछ है, तब तो फिर वो वेस्ट है पूरा एफर्ट। तो आपको एम्प्लॉय को भी अवेयर करना है और उनको मदद करना जब उनको चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? पोस्टर्स एंड नोटिस। आप पोस्टर लगा सकते हैं, नोटिस लगा के नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉश एक्ट 2013 कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको किसी को भी जरूरत है तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है करके आप उसका नोटिस डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग, ये आपको रिपोर्ट फाइलिंग गवर्नमेंट की तरफ से को देना पड़ता है कि आपकी कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो लॉ है वो उसका पॉलिसी बना हुआ है, आपके पास इंटरनल कमिटी है, आपने एम्प्लॉय को कैसे अवेयरनेस किया, ये सारा कुछ का रिटर्न आपको गवर्नमेंट को फाइल करना है। दिस इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी। सेम है, इसको स्किप करूंगी मैं। अब ये कंप्लेंट का प्रोसीजर कैसा है? अब इसमें देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? लास्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब किसी महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक महसूस हुआ है और वो कंप्लेंट करना चाहती है, तो कंप्लेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने, वैसे तो 3 महीना, ओरिजिनली 3 महीना था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 3 और महीने दिया गया। मतलब जब आपने फेस किया सेक्सुअल हैरेसमेंट, तब से लेकर 6 महीने के अंदर में आप कंप्लेंट आप दे सकते हो इंटरनल कमेटी। अब ये समय क्यों दिया गया? कई बार क्या होता है कि महिलाएं इतनी शॉक में रहती है कि उनको सोचता ही नहीं है कि इमीडिएटली क्या करना। कई बार ये होता है कि डरती हैं कंप्लेंट करने से, पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
तो ये सबको काउंसलिंग करके नॉर्मलाइज करके उसको हिम्मत आएगा जब तक कंप्लेंट करने का, तब तक के लिए समय दिया गया है 6 महीने का। तो वो कंप्लेंट 6 महीने के अंदर आपने दिया और उन्होंने उसको रिसीव किया। उसके बाद वो जो इंटरनल कमिटी है वो आपका कंप्लेंट को पूरी स्टडी करेंगे एंड विद इन 7 वर्किंग डेज, जो तीसरा स्टेप है, 7 वर्किंग डेज के अंदर वो कंप्लेंट का एक कॉपी, आपने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया है, जो रेस्पोंडेंट है, उसको वो कंप्लेंट का कॉपी दिया जाएगा, क्योंकि उसको भी मालूम होना चाहिए उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट हुआ है और क्या कंप्लेंट हुआ ये भी मालूम होना चाहिए, तो उसको कॉपी दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप है रेस्पोंडेंट्स रिटन रिस्पॉन्स। 10 दिन के अंदर जो जिसके बारे में आपने कंप्लेंट किया, जो रेस्पोंडेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न रेस्पॉन्स, वर्बल नहीं चलेगा, रिटर्न में आप रेस्पॉन्स देंगे कि क्या उन्होंने किया है जिससे कि आपको ऐसा हुआ और वो उनके एंगल से क्या हुआ है, ये चीज को वो प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अपने डिफेंस में जो भी कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो कंसिलिएशन या इंक्वायरी जो इंटरनल कमिटी है, 90 डेज के अंदर में उसको पूरा, अब कंप्लेंट भी आ गया, रेस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स भी आ गया, तो उसका पूरा जांच करेगी और उसका इंक्वायरी करके दूसरे लोगों से भी पूछ के सब करके वो एक प्रॉपर उसका ये कर लेंगे। उसके बाद आईसी इंक्वायरी रिपोर्ट रिकमेंडेशन, फिर उसके 10 दिन के बाद ये लोग एक उनका रिकमेंडेशन क्या है, उनको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, क्या वो महिला के साथ सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कि उसको ऐसा लगा कि हुआ है और उसने कंप्लेंट कर दिया, तो ये चीज का जो डिसीजन है वो इंक्वायरी कमेटी करेंगे और विद इन 10 डेज वो उसका रिपोर्ट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अगर मान लीजिए रेस्पोंडेंट अगर कल्प्रिट है, उसने गलत किया है, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, जो भी एक्शन। और अगर मानो नहीं उसने ऐसा कुछ किया है, वो महिला को जस्ट ऐसा लगा कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर उसको, जो लेडी है उसको बोल सकता है कि नहीं आपने थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो गई, आपको आपने शायद गलत इंटरप्रेट किया, वो ऐसा नहीं है करके उसको समझा के ये करेगा। तो ये एम्प्लॉयर का एक्शन इज द लास्ट स्टेप। अभी जो इंटरनल कमिटी है, कंप्लेंट कमिटी है, इसमें एक कंपोजिशन रहता है कमिटी का, 5 लोग 7 लोग ऐसे टीम रहती है। उनका काम है रिड्रेसल प्रोसेस, कोई भी सेक्सुअल कंप्लेंट जो हैरेसमेंट का कंप्लेंट है उसको अटेंड करना उनका काम है। उसके बाद उसका इंक्वायरी करना कर सकते हैं वो, फिर वो अपील करने का मौका देते हैं जो रेस्पोंडेंट है उसको, और उसके बाद पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉश एक्ट, अगर वो पॉश एक्ट वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इसका नॉन कंप्लायंस का भी पेनल्टी एम्प्लॉयर को भी लग सकता है। You could lose your job if found guilty of sexual harassment, which is an offense punishable by law. This place believes in zero tolerance towards sexual harassment of women. मतलब ये एक वार्निंग है उन सब लोगों को जो महिलाओं को सेक्सुअली हैरेस करते हैं। You could lose your job. अगर ये प्रूव हो गया कि आपने किया है तो पॉश एक्ट के अंडर में एम्प्लॉयर आपको जो नौकरी से निकाल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से महिलाओं से डील करते हो। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल, सपोर्ट एंड होल्ड स्पेस फॉर ईच अदर, ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट, बी हेल्पफुल टू ईच अदर। आप एक दूसरे को मदद करो लेकिन एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। ऐसे नहीं कि किसी को मदद करने के चक्कर में आपने उसको सेक्सुअली हरास कर दिया। तो आपको रेस्पेक्ट करने आना चाहिए महिलाओं को, और उनको स्पेस दो और उनको ट्रीट करो अच्छे से, लेकिन उनकी मदद भी करो। की बैरियर्स फॉर इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स अंडर द पॉश एक्ट। अब ये पॉश एक्ट के अंदर में खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी फॉर्मल सेक्टर के महिलाओं को भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो लो अवेयरनेस। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर की जो महिलाएं हैं जिनका अवेयरनेस लेवल बहुत ही लो रहता है, क्योंकि वैसे वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं रहती है, तो वो लोग को अवेयरनेस ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई कंप्लेंट कर नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि भाई क्या करें, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। अगर उनको किसी ने हैरेस किया, कोई उनका जो एम्प्लॉयर है वो या फिर उनके साथ काम करने वाला कोई भी किया, तो उनको समझ पता ही नहीं रहता कि उनको उसका कुछ मना, ये कर भी सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा है फियर ऑफ रिटेलिएशन। ये तो इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर दोनों में होता है। जब कोई महिला जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती है तो उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका आंच मेरे ऊपर ही आ जाए वापस, ऐसा ना हो कि मेरे जॉब में मेरे को प्रॉब्लम आ जाए,
ऐसा ना हो कि मेरे को सोशली बॉयकॉट करे, ऐसा ना हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। तो वो डर उसको बहुत ज्यादा रहता है। तो ये डर से भी कई महिलाएं कंप्लेंट नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, अब आपने देखा हो पूरे जो पॉश एक्ट के अंदर में लिया जाता है, अब वो पूरा स्टेप एक्चुअली देखा जाए तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है, जो महिलाओं के लिए बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या क्या होता है इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो इसीलिए महिलाओं को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनको हमेशा किसी का हेल्प लेना पड़ता है अगर इसके अंडर में अगर कंप्लेंट करना है तो। लैक ऑफ सपोर्ट, कई बार आपके खुद के जो ऑफिस में जो कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, कई बार वो लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये पॉश एक्ट के अंडर में कंप्लेंट कर रही है बॉस के अगेंस्ट में, तो अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी नौकरी खतरे में हो सकता है, बॉस अपना गुस्सा हमारे ऊपर भी निकाल सकता है। तो कई बार महिलाओं को सपोर्ट भी नहीं मिलता है कहीं से। उसको जब पता चलता है कि पॉश एक्ट के अंडर में उसने कंप्लेंट किया है तो बाकी सब दूर हो जाते हैं उससे, आइसोलेशन में चली जाती है बेचारी। तो ये उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। सोशल स्टिग्मा होता है, लोग हंसते हैं, ऐसी महिला जब कहीं जाती है तो आपस में खुद पुसुर बात करते हैं, देखो जा रही ना रही, उसने तो कंप्लेंट किया बॉस के लिए। तो ऐसे जो सोशल स्टिग्मा रहता है, इसको भी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। इनविजिबल वर्क स्पेसेस, कुछ ऐसे वर्क स्पेसेस रहते हैं जहां महिलाओं को अवेयरनेस भी नहीं रहता, सपोर्ट भी नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे जहाँ पे काम करते हैं, जैसे कोई बुटीक में काम करने वाली कोई महिला है, कोई जेरोक्स सेंटर में काम करने वाली महिला है, तो ये सब इनविजिबल वर्क स्पेसेस है। या कोई दुकान में काम करने वाली महिला है, तो उनको भी कई बार ये फेस करना पड़ता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। लेकिन क्या करें, पता ही नहीं कि कोई पॉश एक्ट करके कोई चीज है जिसके अंडर में कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बेचारी हमेशा वो वही सहन करती रहती है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जिसके लिए कि हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा अवेयरनेस क्रिएट करने। Did you know, according to Section 12 of the POSH Act 2013, during the pendency of an inquiry on a written request made by an aggrieved woman, the internal committee or the local committee, as the case may be, may recommend to the employer to grant leave to the aggrieved woman up to the period of 3 months. अब कोई महिला हिम्मत जुटा के जब पॉश एक्ट के अंडर में कंप्लेंट जब करती है, तब क्या होता है, उसको डेली ऑफिस आना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि उसका सोशल बॉयकॉट हो सकता है लोग उसके बारे में गॉसिप करें, हो सकता है लोग उसको पिन पॉइंट करके बोलते रहें कि अरे इसने ऐसे किया था, इसने बॉस के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था। तो मतलब उसका जो डेली का जो ऑफिस का आना जाना है वो बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। तो इन दैट केस वो महिला चाहे तो 3 महीने का छुट्टी भी ले सकती है, क्योंकि 3 महीने के अंदर वो पॉश का केस काफी आगे बढ़ जाता है, तो वो उस समय उस पीरियड में वो घर में रह सकती है ताकि वो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाए। अब पॉश एक्ट के अंडर में रिफ्लेक्ट, रिकॉग्नाइज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, सबसे पहले आपको इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है ये समझना है आपको। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट नॉट द इंटेंट, अब वो सामने वाले व्यक्ति का इंटेंट क्या था उसके बारे में आपको सोचना तो है ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये समझना है आपको कि वो जो एक्शन है उस व्यक्ति का, उसके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। क्या वो आपको एकदम तोड़ दिया उस एक्शन ने, क्या वो जो हैरेसमेंट आपके साथ हुआ है उसने पूरा आपको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये चीज समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका इंटेंट कुछ भी हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका इम्पैक्ट क्या है ये आपको समझना है। फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है, स्पीक अप, आप उसके बारे में बात करो, उसके बारे में डिस्कस करो, उसको समझो। रिपोर्ट इंसिडेंट्स, आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसको आप रिपोर्ट करो फिर, एंड सपोर्ट दोज अफेक्टेड। अब सपोज आपके साथ कुछ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है, तो आप हिम्मत करके उसको भी सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसी महिलाओं को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नो योर राइट, स्पीक अप, द लॉ इज ऑन योर साइड, कानून आपके साथ है, आपको आपका हक के बारे में मालूम होना चाहिए और आपको हिम्मत होनी चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए। इफ यू आर समवन यू नो हैज एक्सपीरियंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, डोंट स्टे साइलेंट, द पॉश एक्ट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर। अगर आपके साथ या आपके कोई पहचान की किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है काम पे, तो प्लीज चुप मत रहो डर से। पॉश एक्ट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और एम्पावर करने के लिए ही बना हुआ है, तो हिम्मत करके आप उसको सामने लाओ उस केस को, और आपके साथ में जस्टिस डेफिनेटली किया जाएगा। इट इज माई राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ये आपको गांठ बांध लेना, ये मेरा हक है, डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ रहना मेरा हक है, मेरे को ये हैरेसमेंट सहन करने की जरूरत नहीं है,
ये समझ के आप पॉश एक्ट का मदद ले सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल पेपर में आया था, मैं सोची आपके साथ शेयर करूं, कि एक सवाल उठा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें पॉश एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां तो मेरे को लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होता होगा, बाकी वर्क प्लेस से भी ज्यादा। तो उस समय जब ये बात निकला तो किसी ने उसको कोर्ट में जब ये किया गया तो कोर्ट ने बोला कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को वर्क प्लेस करके नहीं मान सकते हैं, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हम पॉश एक्ट के अंडर में नहीं ला सकते हैं। तो इतनी सारी महिलाएं आज राजनीति में हैं तो उनको एक्चुअली वहां पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिकॉज कोर्ट का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वर्क प्लेस, तो इसीलिए पॉश एक्ट को वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये एक आपके साथ एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूंगी। आप लोग ने नागपुर में मॉइल का ऑफिस देखा होगा, सुना होगा, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, नागपुर में काटरोल रोड के वहाँ पे काफी बड़ा सा उनका ऑफिस है। वहाँ का ये केस है जो कि उनके ऑफिस में एक जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन त्रिलोचन दास करके है, उसके अगेंस्ट में एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाला था। अब ये महिला का कहना था कि ये जो त्रिलोचन दास जी जो है, जो जनरल मैनेजर है वहाँ के, वो इस महिला को बुलाकर अपने केबिन में बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, मतलब जो नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें बोलते थे। वो उसके लुक्स को प्रेज करते थे, कपड़ों को प्रेज करते थे, फिर उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे और उसको बोलते थे यू आर द क्वीन ऑफ मॉइल, एंड उसको बोलते थे कि तुम्हारा फुल सपोर्ट मुझे चाहिए। ऐसा सब चलता रहा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये महिला कुछ फाइल लेकर वो उसके दास के कैबिन में जब हो गई और वो कुछ प्रिंट आउट निकाल रही थी, तो ये दास ने उसको गलत तरीके से टच किया। तो जब ये पलट के जब उसने कन्फ्रंट किया तो ये दास ने उसके से वो लेडी से उसने माफी मांगी और उन्होंने बोला कि मैं आगे से कभी ये गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन उनसे रहा नहीं गया और ये दास आगे भी जाकर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थे। तो ये महिला ने जब कोर्ट में केस किया तो उस समय ये व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह सब कुछ उसने शेयर किया और कोर्ट ने जब वो देखा तो कोर्ट ने उस समय त्रिलोचन दास जी के अगेंस्ट में उन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जो किया है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है और उसके अगेंस्ट में उनके ऊपर एक्शन हुआ एंड फाइनली ही लॉस्ट हिज जॉब। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, मतलब मैं आपके साथ ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जीता जागता एक एग्जाम्पल है जो मॉइल में हुआ है और इसके अगेंस्ट में एक्शन हुआ है और वो दास जो है उसका उस व्यक्ति का नौकरी चला। तो इसीलिए वो जो इन्होंने बोला कि त्रिलोचन दास ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है करके उन्होंने जो काउंटर ये फाइल किया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये लेडी के सपोर्ट में उन्होंने वो वर्डिंग दिया है। तो ये बहुत बड़ा सा एक स्टेप है जो कि पॉश एक्ट को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। ये भी है कि वाई SC सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑर्डर हर्ट्स बोथ द सर्वाइवर एंड द अक्यूज्ड। ये जो भी वर्डिक्ट्स होते हैं ना, ये जो कंप्लेंट करने वाला रहता है इसको भी बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है और जो अक्यूज्ड रहता है उसको भी बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ये लेडी ने आर्टिकल लिखा है, खैर इसके ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। अब एक और हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो शायद प्ले नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है उसमें, चलिए छोड़िए वीडियो को हम नहीं देखते हैं। अब ये भगवद गीता के कुछ शब्द हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। The beauty of a person is not in the face or body, but in their thoughts, values and your heart shines brighter than any outer appearance. ये भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे या उसके शरीर का नहीं है, पर उसके विचार,
उसके शब्द, उसके एक्शंस, उसका कैरेक्टर, ये सब चीजें जो उसको सुंदर बनाती हैं। एंड भगवान कृष्ण का कहना ये है कि एक प्योर हार्ट इतना शाइन करता है कि जो हमारा आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस है उससे भी कई गुना ज्यादा रोशनी देता है। तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगे भगवत गीता का, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और हर व्यक्ति को इस गीता के वर्ड्स के थ्रू मैं any other appearances कि मैं ये कृष्ण, भगवान कृष्ण के इन शब्दों के थ्रू आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में सोचते हैं उनको सबसे ये अगर सोचे कि ये किसी का फेस या बॉडी नहीं है उसका ब्यूटी, उसका जो इंटरनल ब्यूटी है वो उसका रियल ब्यूटी है, तो शायद हमारे समाज में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। हमारा पूरा फोकस फेस एंड बॉडी पे ही रहता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस पे होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं को इतने कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है जस्ट बिकॉज हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ये कुछ अलग है। तो थोड़ा सा भगवत गीता की तरफ अगर ध्यान देके चलें तो हमारे लाइफ से बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है। words, action, values and character. अभी देखिए बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीजें हमने सीखा, सुना, पढ़ा और देखा। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपका दिमाग का मैं कुछ ये करूँ। एक्चुअली मेरे जितने भी सेशंस होते हैं ना काफी एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेशन में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज हम नहीं करवा पाते। तो मैंने सोचा कि एक छोटा एक्टिविटी तो भी आपको मैं करवाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो हम पता करते हैं कि हाउ शार्प आर यू। हाँ, ये फन एक्टिविटी है, बहुत टेंशन लेने का कुछ नहीं है इसमें। मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपको और आप लोग को जवाब देना है, तो इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? टू मेक पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड टाइनी डिटेल्स एंड अजम्पशन दैट होल्ड द की टू सक्सेस। अब इसमें जो छोटी जो बारीकियां हैं, क्या ये आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं, ये हम पता करेंगे। और जो अजम्पशंस हैं ये दैट होल्ड्स द की टू सक्सेस। तो ये टाइम 3 मिनट है। एक्चुअली 3 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने 3 मिनट रखा है। तो सबसे पहला सवाल पे मैं आती हूँ। Being very tired, a child went to bed at 7 p.m. The child had a morning tuition class, therefore set the alarm clock at 8:45. How many hours and minutes of sleep could the child get? बच्चा थक गया था, 7 बजे सोने चला जाता है, उसका सुबह के टाइम में ट्यूशन रहता है, तो वो अलार्म लगाता है 8:45। कितने घंटे की नींद उसे मिली उस समय? मैडम यस, हेलो, 8:45 जो दिया है उसमें PM AM नहीं लिखा है, तो हम क्या समझें? हाँ, तो आपका जवाब क्या है? तो जस्ट उसको ज्यादा नींद नहीं मिली होगी। कितना नींद मिला उसको? 1 hour 45 minutes. एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर, तालियां। मैडम अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए? डॉक्टर सुनैना रावत, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जब यहाँ पे AM PM मैडम आपने PM AM लिखा ही नहीं है, तो 1 घंटा 45 मिनट नींद कैसे होगी मैडम? वही तो है, वही तो कैच है। आपने छोटी बारीकियां देखी है क्या? वही तो है वो। हाँ, वो लिखेंगे AM PM लिखा ही नहीं है, लिखेंगे तो ही आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। AM PM लिख दिया तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा वो तो ये तो पहेली है ना। इसलिए AM PM लिखा नहीं है कि आपका ध्यान जाता है क्या उस चीज की तरफ, ये हम देखना चाहते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है मैडम। Madam, but you have mentioned that the child has a morning tuition class. तो ये एक्चुअली एक पहेली है, इसीलिए वहाँ पे AM PM जानबूझ के नहीं दिया गया है, ये देखने के लिए आप लोग का ध्यान जाता है क्या। तो ये मैडम ने सही आंसर बताया, 1 hour and 45 minutes. तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। Months like October have 31 days. Only February has 28 days except for leap year. How many months have 30 days? Four months. 4 months. 4 months. No, 11 months. 11 months. 11 months. 11 months is the correct answer. 30 days. ये सिर्फ फरवरी का बताया है ना कि लीप 28 डेज फरवरी में है, लीप ईयर में 29 डेज रहता है, बाकी मंथ
बाकी ऑब्वियसली मीन्स जितने भी मंथ्स बचे हैं. तुमचं नाव नाही आहे म्हणतात का लिस्ट मध्ये? मैडम आपने आंसर करेक्ट बताया, आप थोड़ा अपना आइडेंटिफाई करिए अपने आप मला को. तुम्ही मेसेज करा बरं मॅडम. मैं डॉक्टर वैशाली मुरकुटे फ्रॉम चिंतामणी कॉलेज ऑफ नाही, साइंस परत एकदा हाय गोंदिया टाका. डिस्ट्रिक्ट मला चंद्रपूर दिसत नाही. गोंडवाना यूनिवर्सिटी गडचिरोली. आपके लिए भी ताली हो हो फॉर द करेक्ट आंसर. Thank you, जल्दी madam. Coming to the third question. If a doctor gave you 5 tablets and told you to take one every half an hour, how long will the medicine last? डॉक्टर ने आपको 5 टैबलेट दिया और बोला कि हर आधा टैबलेट को हर आधे घंटे में, सॉरी एक टैबलेट को आधे घंटे में खाना है आपको, तो कितने देर तक आपका दवाई चलेगा? मैडम 2 घंटे. 10 hours. नहीं सर ने सही जवाब दिया. इट इज 2 hours. 2 hours. 2 hours. 2 घंटे चलेंगे सर. करेक्ट आंसर. ताली आपके लिए. और आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं बताइए. मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर खाबनकर, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय वणी. ओके सर, कंग्रेचुलेशंस फॉर द करेक्ट आंसर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If you had only one matchstick and entered a cold, dimly lit room where there was a kerosene lamp, an LPG gas burner, and a wood burning stove, which would you light first? आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पे केरोसिन लैंप है, एलपीजी का गैस बर्नर है और एक लकड़ी का स्टोव है. कौन सा पहले आप जलाएंगे? वुडन स्टोव. मैडम लैम्प. नो. गलत आंसर. माझं चार्जिंग मला पुरवायचं स्विच ऑन करेंगे. वगैरे. नो, गलत आंसर. मी ठेवलं तर चालेल का अंटू? मैडम मैच स्टिक. Matchsticks. करेक्ट आंसर. अरे पहले तो आप माचिस जलाओगे ना. ये तो आप बाद में जलाओगे, पहले तो आपको माचिस जलाना है. तो करेक्ट आंसर इज मैच स्टिक. और जिस मैडम ने सही जवाब दिया उनके लिए तालियां. और प्लीज बताइए आपका नाम. मेरा नाम समर्थ गुले. आई एम फ्रॉम नासिक, MFK वर्क कॉलेज. ओके, कंग्रेचुलेशंस मैडम फॉर द करेक्ट आंसर. नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन. 2 women play checkers. They play 5 games without a draw game and each woman wins the same number of games. How is this possible? 2 औरतें चेकर्स खेलती है, 5 गेम खेलते हैं जिसमें कि कोई ड्रॉ नहीं होता है और हर महिला सेम नंबर ऑफ गेम जीतती है. दोनों महिलाएं सेम नंबर ऑफ गेम जीतते हैं. तो ये कैसा पॉसिबल है? Each woman plays 5 separate games. तो अलग अलग इसमें गेम खेले गए. मैम there is a difference They play separately. between game and match. Definitely, congratulations. That is the correct answer. मैडम नाम बताइए आपका. That is the correct वैशाली. answer. Play against different partners. वैशाली मुरकुटे अगेन. अरे वाह, बढ़िया बढ़िया मैडम, आपने तो बहुत बढ़िया जल्दी और अच्छा जवाब दिया, करेक्ट आंसर दिया. बहुत बहुत बधाई. तो ये 5 क्वेश्चंस थे मेरे तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए. तो आप लोग ने, जिन लोगों ने सब करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई. अगर आप नागपुर में रहते तो मैं शायद, अगर हमारा जो पर्सनल अगर सेशन होता तो मैं शायद आपको कुछ प्राइज दी रहती. अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन है इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए ताली जरूर बजाऊंगी मैं. थैंक यू मैडम. लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ताली बजाएं ये 5 करेक्ट आंसर देने वालों को. So very nice. With that we come to the end of this game, जो कि एक mentally stimulating game मैंने रखा. अब चलिए एक AI का कमाल देखते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है, तो ये हम कमाल देखेंगे AI का. खाली झाला पिऊन.
हाँ हाँ अंशु हाँ Hope you all have enjoyed the song. Thank you very much. Thank you so much Thank for you, madam. joining Thank the you. session. दिवस झाले बरं आता Hope मला attendance आपने घ्यायची पॉश एक्ट के आहे. बारे में सब डिटेल्स सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, कभी आगे जरूरत पड़े तो। और आप लोग ने क्विज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। नाही 127 ची लिस्ट आहे आणि अजय? Thank you, ma'am. हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? Very good session it was. Thank you very much. Thank you so much, Anita madam. It was very nice session. If you have any question, participant, please ask. Otherwise, we will wind up our today's session here only. It was very interactive session, madam, and participants also interacted very well. हॅलो मॅम. Yes. हॅलो. डॉक्टर ललिता सोनवणे, मला ऍड करायची होतं मॅम. Just a minute. सर, बोलिए, Session से बोलिए। related अगर किसी को कुछ query है तो पूछिए. Otherwise, we will wind up our Madam. today's session. Yes, ma'am. Hello, hello. हाँ, yes, हाँ, सर, Praful sir. Yes, madam, I would like to share two examples of the two movies Yes, please. wherein this topic covers. First is a Pink movie where Amitabh Bachchan play a lead role, Yeah. and another is Aitaraz, which is opposite to that, because first movie is for the women, women's harassment and the kind of a language that is used in the movie. And the movie beautifully says that when woman says no, it means no. That is the last scene of the movie presented by Amitabh Bachchan is outstanding. Yes sir, मुझे भी वो मूवी बहुत पसंद आई थी। And what you say is absolutely correct कि when a woman says no, it means no. Yes, ये समाज को समझना बहुत जरूरी है। yes, madam. Yes. Absolutely right. Thank you so much, Praful sir, for sharing. लीना मैडम, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया था। Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, I wanted to ask that does the POSH Act make a distinction between sexual harassment and inappropriate behavior? मैडम आपका क्लियर नहीं है वॉइस। voice is not clear, लीना मैडम. We can't hear you properly. Hello, हाँ, now am it's I fine. audible now? बोलिए. I wanted to ask that does the POSH Act make a distinction between sexual harassment and inappropriate behavior? नॉट एक्चुअली। पॉश एक्ट में बहुत सारी चीजें कवर की गई है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑलमोस्ट मीन्स द सेम। बट आपको ये देखना है कि व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ा अगर सेक्सुअल टिल्ट है तो इट विल कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। नहीं, अगर सिर्फ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा है, कोई आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट, दैट इज मोर ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है वेदर इट इज सेक्सुअली कलर्ड, ये आपको देखना है। Okay. Thank you, ma'am. वेलकम मैम। हेलो Yes, मैम। हेलो मैम, मैम। कोई महिला अगर समझो इसका गलत इस्तेमाल करती है तो उसके लिए क्या इलाज है? सर इसके लिए सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि पनिशमेंट उनको भी मिलता है, अच्छा, क्योंकि ये गलत चीज है ना। जैसे कि मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि वो बहुत सारी प्रोविजन तो है ना एक्ट में? हाँ बिल्कुल, एक्ट में प्रोविजन है और इसका बिल्कुल ये किया जाता है। और एम्प्लॉयर भी एक वार्निंग ऐसा देता है, कई बार तो महिलाओं को ऐसा मतलब उनको भी पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये गलत चीज है ना कि आप किसी को फंसाने के लिए उसका फायदा उठा रहे हो एक्ट का। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, और क्या होता है, कुछ ऐसे अनस्क्रूपलेस महिलाएं होती है जो ये काम करती हैं, क्योंकि देखिए जो अच्छे इसके रहते हैं वो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये कंप्लेंट करना भी उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात रहती है। तो वो ऐसे जनरली महिलाएं करती नहीं है, बट कुछ रहते हैं जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, ऐसे महिलाएं करती हैं किसी को इंसल्ट करने के लिए। जब उनको कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो उनको लगता है कि जेंट्स को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। तो ये करने वाले लोग करते भी है, लेकिन वो जो संख्या बहुत कम है, क्योंकि हिम्मत चाहिए वो